ओके, सो डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे CBSE 2024 के फिजिक्स पेपर का सेट नंबर 55/3/1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सेक्शन ए है आपका। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि कंसीडर ए ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट सच दैट सम ऑफ द चार्जेस इज नॉट जीरो, देन द इक्विपोटेंशियल एट ए लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू दिस ग्रुप आर अप्रॉक्सीमेटली। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमें क्वेश्चन समझते हैं कि एक हमको कोई ऐसे एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया गया है जिसमें ढेर सारे चार्जेज हैं, ऐसे ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ, लेकिन इन सभी चार्जेज का अगर सम करें तो ये समेशन का साइन होता है, तो वो जो सम है सारे चार्जेज का वो जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर सबको जोड़ेंगे तो वो नॉन जीरो होगा। अब कह रहा है कि अगर हम इन चार्ज से बहुत दूर चले जाते हैं तो इन चार्जेज की वजह से इस लार्ज डिस्टेंस पर इक्विपोटेंशियल का शेप क्या होगा या इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होगा। तो बच्चों अगर हम किसी चीज़ को बहुत दूर से देखते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत छोटी दिखाई देती है, यानी वो हमें एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देती है। इसीलिए इस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से अगर हम इस चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज को देखेंगे तो ये हमें एज ए पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। और बच्चों हम सबको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो इसलिए इस दिए गए सिस्टम ऑफ चार्ज से बहुत ज़्यादा दूर पर जो इक्विपोटेंशियल्स होंगे वो स्फेरिकल होंगे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि एक प्रोटॉन है वो किसी पॉइंट P1 से P2 जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो लेट अस एज्यूम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, मैंने अभी यूनिफॉर्म माना हुआ है इसको। इसमें ना दो पॉइंट्स हैं कोई, दिस इज पॉइंट P1, दिस इज पॉइंट P2। पॉइंट P1 का जो पोटेंशियल दिया गया है वो दिया गया है -5 वोल्ट और पॉइंट P2 को पोटेंशियल दिया गया है +5 वोल्ट। और एक प्रोटॉन है उसको P1 से हम P2 तक ले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वर्क डन। तो बच्चों हम सबको पता है कि जो वर्क डन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है एंड दैट इज इक्वल टू Q डेल्टा V। तो अगर हम किसी चार्ज Q को डेल्टा V के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराते हैं तो वर्क डन जो होता है वो होता है Q डेल्टा V। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो तो प्रोटॉन है और हम सबको पता है कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव का चार्ज। और बच्चों जो डेल्टा V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, अगर वो हम निकालें तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो देखो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल 5 है और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल -5 है। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, प्लस का 10 वोल्ट। तो वो यहाँ पे हम रख देंगे डेल्टा V की जगह। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ ना हमें एक करंट एलिमेंट दिया गया है। ये देखो ये एक करंट एलिमेंट है जो कि वाई एक्सिस की तरफ है। ओके, और हमसे पूछा गया है कि इस स्पेस में कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3, 4, 0। उस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन। और ऑप्शंस अगर हम देखें यहाँ पे तो सारे ऑप्शन हमें वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखो स्ट्राइक करना चाहें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ना मैग्नीट्यूड देखो सेम है लगभग। यहाँ 0.24 है, यहाँ भी 0.24 है, बस डायरेक्शंस का चेंज है। ये -k है और ये +k है। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर ना सी और डी में ही कोई एक होगा बच्चों। तो चलो एक काम करते हैं, हम ना इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ना निकाल के डायरेक्शन पहले निकाल लेते हैं, क्या पता डायरेक्शन से ही हमें आंसर मिल जाए। तो चलो हम देखते हैं। तो इस पॉइंट P पे अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें मैग्नेटिक फील्ड की तो सबसे पहले इस पॉइंट P के लिए हम पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं इस करंट एलिमेंट से। तो देखो ये इस पॉइंट P का क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया फ्रॉम द गिवन करंट एलिमेंट। अब बच्चों अगर तुम यहाँ राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड
पाम रूल यहाँ पे लगाओगे तो अगर हम पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा। किस तरह से, इस तरह से। तो जब हम इस तरह से कर्ल करेंगे तो जो थंब होगा हमारा वो इनवर्ड पॉइंट करेगा। और बेटा इनवर्ड डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, निगेटिव जेड डायरेक्शन है। इसका मतलब इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस जेड एक्सिस की तरफ होगा, यानी आंसर माइनस के कैप वाला होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। एक और तरीका है बच्चों इसको क्वेश्चन को करने का, बायो सवर्ट्स लॉ से। तो अगर हम बायो सवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये है आपके बायो सवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो डीएल वेक्टर है हमारा, ये है हमारा डीएल वेक्टर। तो ये जो डीएल वेक्टर है ये है जे कैप की डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। और जो हमारा आर वेक्टर है वो ये है पोजीशन वेक्टर। तो बताओ आर वेक्टर क्या लिख सकते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करें, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर हम डीएल क्रॉस क्या निकालें, आर निकालें, तो डीएल हमें जे कैप दिया गया है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप। तो बेटा अगर इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले j क्रॉस 3i होगा, ओके, फिर प्लस j कैप इंटू 4j कैप हो जाएगा। और बच्चों अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 3, और बेटा j क्रॉस i क्या होता है, माइनस k होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। और j क्रॉस j क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, -3k कैप। मतलब आंसर में देखो डायरेक्शन क्या आ रही है, -k कैप आ रही है। तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देख रहे हो बच्चों, हमने बिना मैग्नीट्यूड निकाले सिर्फ डायरेक्शन के बेसिस पे आंसर प्रिडिक्ट कर दिया है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि एक कोई सर्कुलर लूप है जिसमें कोई करंट आई है और वो XY प्लेन पे रखा हुआ है। तो चलो इमेजिन करते हैं कि ये एक सर्कुलर लूप है और इसको हमने ऐसे XY प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे, ये Y मान लेते हैं, इसको Z मान लेते हैं, ओके। अब कह रहा है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो पास हो रही है इस लूप से, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव Z एक्सिस की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ है। तो कह रहा है कि जो लूप होगा वो किस तरफ मूव करेगा, X में जाएगा, Y में जाएगा, Z में जाएगा, कि कहीं नहीं जाएगा। तो बच्चों हम सबको पता है कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है, देखो जो लूप है ना वो करंट कैरी कर रहा है, तो जो एक करंट कैरिंग लूप होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो वो एक क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल। और हम सब ने पढ़ा है और कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या दी गई है, यूनिफॉर्म। तो हम सब ने पढ़ा है कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक मैग्नेटिक डाइपोल को रख दें MD, तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे भी, तो अगर तुम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर भी नेट फोर्स क्या होता था, 0। उसी प्रकार से अगर हम एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। इसलिए लूप कहीं भी नहीं जाएगा, इट विल रिमेन स्टेशनरी इन द गिवन मैग्नेटिक फील्ड। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमको दिया गया है कि एक करंट कैरिंग लूप है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है और वो किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है कि सच दैट इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू बी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो लूप का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, नॉर्मल है। तो कह रहा है कि जो वर्क डन कितना करना पड़ेगा अगर हम उसको 45 डिग्री घुमाना चाहते हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बच्चों एक लूप दिया गया है ऐसे, तो ये कोई लूप हमको दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो लूप है इसका जो ये प्लेन है, देखो ये लूप का क्या है, प्लेन है, दिस इज़ द प्लेन ऑफ द लूप। तो ये जो लूप का प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सो द प्लेन ऑफ द लूप इज नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है, तो यानी
इस प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यानी लेट से ऊपर की तरफ है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो बेटा अगर प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ तो लूप का जो एरिया वेक्टर होता है, या जो एम वेक्टर होता है, वो तो लूप के परपेंडिकुलर होता है, एम वेक्टर जो होता है, यानी यहाँ पर एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक, तो ये हमको इनिशियल एंगल मिल गया बिटवीन एम वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब कहा जा रहा है कि लूप को कितना रोटेट कर दिया जा रहा है, 45 डिग्री रोटेट किया जा रहा है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब इसको कितना घुमा दिया गया, लूप को 45 डिग्री रोटेट करा दिया गया, यानी थीटा फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। तो वर्क डन पूछ रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बच्चों जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है किसी भी एक मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट कराने का, वो होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो चलो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा m इंटू बी कॉस थीटा 1 इज़ 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज 45 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा एम बी कॉस 0 1 होता है, कॉस 45 इज़ 1/√2, सो द आंसर इज़ दिस। तो अब हमें यहाँ मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, क्योंकि यहाँ सारे डेसिमल में दिए गए हैं ऑप्शंस, तो अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा इसको। तो एम बी, अब बच्चों अगर हम इसको देखें √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4 के पास, तो हम यहाँ 1.4 रख दें, तो ये हो जाएगा 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4, तो आंसर आ जाएगा 0.4 अपॉन 1.4, फिर ये कट जाएगा, 2 2 = 4, 2 7 = 40, तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है 2/7 MB। तो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें 2/7 MB को, तो ये लगभग आपका जाएगा, तो अगर आप 0.3 वाला ही ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 0.3 MB वाला, क्योंकि 2/7 बेटा 1 से तो ग्रेटर होगा नहीं, तो यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हुए नहीं, और ये देखो पॉजिटिव में भी आंसर आ रहा है, दैट मीन्स द ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। चलो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन 5 जो है वो है, तो इसको मैं इरेज कर दूँ, ओके, सो लेट्स डिलीट इट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी कॉइल में जो करंट है, तो कॉइल की इंडक्टेंस दी गई है और जो करंट है वो 0 से 4 एम्पियर तक बढ़ता है और टाइम दिया गया है इतना, तो ईएमएफ कितना होगा। तो बच्चों हम सबको पता है कि ईएमएफ का एक फार्मूला होता है और वो होता है -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो हम इसी से इसको निकालने जा रहे हैं। तो सिंस यहाँ साइन नहीं है तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, जो कि होगा L टाइम्स डेल्टा I बाई डेल्टा T। तो चलो निकालते हैं। तो L दिया गया है 15 मिली हेनरी, सो 15 इंटू 10⁻⁻³ ये हो गया। अब डेल्टा I कितना है, तो चेंज इन करंट हो रहा है 4 एम्पियर का, तो 4 हो गया, एंड द चेंज इन टाइम इज़ 0.04 सेकेंड, तो 0.04 सेकेंड को हम 4 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। तो देखो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो द आंसर विल बी 15 वोल्ट। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ ये है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न है। तो कह रहा है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है सोलेनॉइड की वो कब बढ़ेगी। तो देखो एक सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है μ0 n² AL। तो ये एक्सप्रेशन है, तो n तो फिक्स कर दिया है उसने, तो फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स की बात किया गया पर यूनिट। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो एक काम करते हैं इसको, तो इस दिए गए फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल N के टर्म्स में, तो μ0 n² A/L। तो क्या है ना, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो हमको ये वाले फॉर्मूला
से डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखो n तो फिक्स है, n में कोई चेंज नहीं आना। तो जो भी सेल्फ इंडक्टेंस L है तुम्हारा वो A पे डिपेंड करेगा और L पे डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो L है वो प्रोपोर्शनल है A बाई L के। ठीक, तो कह रहा है, तो क्लियर सी बात है बच्चों कि L कब बढ़ेगा, जब A बढ़ेगा। तो यानी L विल इंक्रीज व्हेन A इंक्रीजेज, और L और एक तरीके से बढ़े जब L की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो L की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें A बढ़ रहा हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका और लेंथ घट रही हो। तो A बढ़ रहा हो और लेंथ क्या हो, घट रही हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों हमको एक निमोनिक याद रखना होता है, रमी वक्स जी। तो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो इंक्रीज होती जाती है ऊपर से नीचे आने में। ठीक, तो आर रेडियो है, एम माइक्रो है, आई इंफ्रारेड है, बी विजिबल है, यू अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे और गामा रे। तो हमें दिख रहा है कि गामा रे जो है वो सबसे नीचे है, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक प्रोटॉन है और एक अल्फ़ा पार्टिकल है और उनकी वेलोसिटी इक्वल दी गई है और वो किसी न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों हम सब ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लोजेस्ट अप्रोच वाला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला, कि अगर एक ये न्यूक्लियस है, ठीक, तो अगर उसकी तरफ हम किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भेजते हैं, तो हमने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को भेजते हैं तो इस न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो रिपल्सन होता है इस अल्फ़ा पार्टिकल का। उसकी वजह से इसकी स्पीड कम होती जाती है और एक टाइम आता है जब ये रुक जाता है। तो यहाँ आके इसकी वेलोसिटी और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको R0 से डिनोट करते थे और ये होती थी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में यही करना है, हमें इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रेशियो निकालना है। किसके लिए, प्रोटॉन के लिए और अल्फ़ा पार्टिकल के लिए। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, तो अगर आप लोग रिकॉल करें यहाँ पर, तो वो जो होता था वो होता था के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये आपका एक्सप्रेशन होता था। ठीक है, तो ये तो होता था उसके लिए अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, लेकिन हमें तो यहाँ प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल के लिए निकालना है। तो अब हमको यहाँ थोड़ा बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो देखो बच्चों क्या होता है कि मान लो हम के की काइनेटिक एनर्जी से किसी अल्फ़ा पार्टिकल या किसी चार्ज क्यू को भेज रहे हैं। तो जब वो यहाँ पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे, जब वो रुक जाता है तो इस पॉइंट पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं इस पॉइंट के लिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो के की काइनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q1 Q2 R0। यहाँ Q2 जो है वो न्यूक्लियस का रेडियस है, तो ये तो फिक्स है, मान लो जेड होगा ये तो। ठीक, तो यहाँ पे हम R0 बराबर लिख सकते हैं स्मॉल के Q, जो चार्ज हमारा जो हमने प्रोजेक्ट किया है, Q2 है न्यूक्लियस का चार्ज और डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला बना यहाँ पर। अब हम इसके बेसिस पे आंसर देंगे। तो हमको ना ये दिया गया है इस क्वेश्चन में कि वेलोसिटी इक्वल है दोनों चार्जेस की, यानी प्रोटॉन को भी भेज रहे हैं उस और अल्फ़ा पार्टिकल को, दोनों की वेलोसिटी सेम है, यानी दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो सेम हो गई। ठीक है, न्यूक्लियस भी दोनों के लिए सेम है, यानी R0 जो है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा सिर्फ, और चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे R0 का प्रोटॉन का और R0 का अल्फ़ा पार्टिकल का, तो वो हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। और प्रोटॉन का चार्ज E होता है और अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, 2E होता है। ठीक, तो 2E हो गया, तो E से E कट गया, 1/2
सो द आंसर इज 1:2। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा था आपका, डायरेक्ट आप फॉर्मूला रट के नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब आते हैं, ये ग्राफ का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसपे हमें ग्राफ पूछा गया है और किन दो चीज़ों के बीच पूछा गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। तो अगर हम इनके बीच रिलेशन जानते हैं तो हम ग्राफ इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसको अगर हमें निकालना है तो वो होता है आने वाली रेडिएशन की एनर्जी माइनस टाइम्स वर्क फंक्शन। एक मिनट, ओके। तो हम सब ने पढ़ा है कि के मैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ई माइनस फाई नॉट, और ई क्या है यहाँ पर, एच म्यू होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस इक्वेशन को, तो ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, क्लियर, जिसका y इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, ठीक है, और जो स्लोप होगा वो h के इक्वल होगा, क्योंकि m की जगह यहाँ पर h है। तो जो करेक्ट ग्राफ हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो बच्चों एक स्टैंडर्ड ग्राफ था जो कि आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद रखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो n=2 से n=1 में जंप करता है, ट्रांजिशन करता है, तो उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन चेंज कैसे होगा। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr/v, वेयर r इज़ द रेडियस एंड v इज़ द वेलोसिटी। फर्दर हम सबको पता है कि जो रेडियस होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एनर्जी स्टेट में वो n² के प्रोपोर्शनल होता है, और जो वेलोसिटी होती है वो n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि t है जो है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो r/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स r n² के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ हमने n² कर दिया, v 1/n के प्रोपोर्शनल है, तो ये n ऊपर जाएगा तो ये n³ बन जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है किसी भी इलेक्ट्रॉन का nth स्टेट में वो n³ के क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक। अब इसके बेसिस पे हम आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। तो हमसे पूछा है कि उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो क्या होगा और कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा। तो चलो बच्चों इससे अगर हम आंसर दें तो n=2 से n=1 पे आना है उसको। तो जब वो n=2 पर है तब उसके टाइम पीरियड को हम t2 बोल दें, तो वो हो जाएगा t2। अब देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, तो सम कांस्टेंट के और n की जगह क्या लिख दिया, 2 का क्यूब लिख दिया, जो कि 8 हो जाएगा। तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 के आ गई। ऐसे ही जब वो n=1 में आ जाता है तब उसका टाइम पीरियड मान लेते हैं t1 है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट k टाइम्स 1 का क्यूब, जो कि k आ गया। तो इसीलिए जो बच्चों परसेंटेज चेंज आ जाएगा इन द t टाइम पीरियड, तो वो हो जाएगा t फाइनल माइनस t इनिशियल अपॉन t इनिशियल इंटू 100, ठीक। तो t फाइनल कितना हो गया, k हो गया, माइनस t इनिशियल कितना था, 8k, और फिर t इनिशियल कितना था, 8k था, और इनटू में क्या कर दिया हमने, 100 कर दिया यहाँ पर। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -7/8 इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है, तो ये आ जाएगा -35/4। और अगर हम ऑप्शन से देखें यहाँ पर तो 87.5 वाला ही ऑप्शन, क्योंकि ये 8 टाइम्स में ही कट रहा है, तो यहाँ पर माइनस साइन ये बता रहा है कि डिक्रीज होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बट इट इज़ ए ओवरऑल गुड क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से
ये चैप्टर आया है, ये टॉप क्वेश्चन है आपका। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि सिलिकॉन को पेंटावैलेंट एलिमेंट से डोप किया जा रहा है, यानी एन टाइप हम सेमीकंडक्टर बनाने जा रहे हैं, तो कितनी एनर्जी लगेगी एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। तो बेटा क्या होता है, जब हम पेंटावैलेंट एलिमेंट्स को ऐड करते हैं किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वहाँ पे ना एक डोनर एनर्जी लेवल बन जाता है, जो कि यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखाया गया है। और जो भी उस डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इसी एनर्जी लेवल पे होते हैं। ठीक, अब ये जो डोनर एनर्जी लेवल है, देखो ये जो कंडक्शन बैंड होता है Cb, उससे थोड़ा ही नीचे होता है, और दोनों के बीच एनर्जी गैप कितना होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनर एनर्जी लेवल का, उसको हम फ्री करना चाहते हैं या कंडक्शन बैंड में भेजना चाहते हैं, तो हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की देनी पड़ेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। तो देखो बच्चों, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था थोड़ा सा। अब हम आते हैं यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है असर्शन की एक सेमी कंडक्टर है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड के, उनके पास कम एनर्जी होती है वैलेंस बैंड से। तो बच्चों हम सबको पता है कि जो वैलेंस बैंड होता है वो नीचे होता है, कंडक्शन बैंड जो होता है वो ऊपर होता है। तो क्लियर सी बात है कि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी वैलेंस बैंड के कंपैरिजन में। तो जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में वो लेसर एनर्जी के होते हैं, तो ये तो गलत बात हो गई। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती है वैलेंस बैंड से। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया यहाँ पे। तब तो फिर हमें बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपने आप ठीक हो जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। असर्शन है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। ये बिल्कुल सही बात है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये गलत है। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ये बात हम सब जानते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं सेम मोमेंटम से, ठीक है, सच दैट द लीनियर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सो दे डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ सेम रेडियस। चलो देखते हैं। देखो अगर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अब उसमें कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे इंटर करता है कि उसकी जो वेलोसिटी है, देखो वो मैग्नेटिक फील्ड की अगर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी तो लीनियर मोमेंटम भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ हमें यही दिया गया है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर हुई। तो ऐसे केस में हमने पढ़ा था कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है, ये बात सही है। अब एक बात और बोला है कि वो जो पाथ है वो सेम रेडियस का है। तो हम सबको पता है कि जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है mb/qb, और m इंटू बी तो लीनियर मोमेंटम होता है बच्चों, ठीक है। अब चूंकि p तो सेम दिया गया है दोनों का, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, दैट मीन्स जो रेडियस होगा वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। और बताओ इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है, यानी ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए सेम हो गया। दैट मीन्स उनका जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ये बिल्कुल सही बात है। अब देखो रीजन क्या बोलता है कि जो ऑर्बिटल रेडियस होता है वो p/qb होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, और इसी से हम इस चीज़ का रीजनिंग कर पा रहे हैं। तो यानी यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सो आंसर इज ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसको जब हम किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वो गायब हो जाता है, ठीक है, ये हो सकता है। रीजन है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेज हैं दोनों के वो बराबर हैं, तो ये भी सही बात है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। हमने बच्चों एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेंस मेकर फॉर्मूले के बाद, कि जब हम किसी लेंस को एक ऐसे मीडियम में सबमर्ज कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, अगर सेम हो, यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है, इन दैट केस दिस लेंस विल डिसअपीयर। तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है दोनों, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो बच्चों इस तरह से देखो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए हैं सेट 55/3/1 के। अब हम चलते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव